हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और मैं इंटीग्रेशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हमने अभी तक पढ़ा था इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हमने पढ़े थे, जैसे साइन, टेन। ठीक है, और अब हम कुछ आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। ठीक है, sec x प्लस c होता है। ठीक है, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cosec x प्लस c। ठीक है, इनके डेरिवेशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, और अगर जिनको डेरिवेशन चाहिए होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं इसका डेरिवेशन भी आपको करके दूंगा। ठीक है, अभी आपका मतलब है इससे कि आप बस इस फॉर्मूलाज को इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस हैं इनको लर्न कर लीजिए, इनको यूज़ करना सीख लीजिए, ताकि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने दो चीज़ पढ़ ली है। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ जाते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखिए आपका फॉर्मूला है, कुछ है इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना हो माइनस ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए ऐसा रहे माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? कॉट इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, यहाँ प्लस सी ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में थीटा नहीं भूलते थे, वैसे यहाँ पे सी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन में कभी भी सी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, कांस्टेंट। अगर इनडिफिनिट इंटीग्रल की बात करें, डिफिनिट में तो आप बिल्कुल सी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है क्या? इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। इसका इंटीग्रेशन होता है ये होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई अभी तो बताया था सेक का, तो ये देखिए ये सेक था। ठीक है, और यहाँ सेक इनवर्स है। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो ये होता कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए, हमने e टू पावर x का इंटीग्रेशन पढ़ लिया था। ठीक है, अब एक और इंटीग्रेशन जो शायद हमने किया हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू पावर x dx। ठीक है, हो सकता है ये आपको पता हो और नहीं पता हो, तो ध्यान दीजिएगा ज़रा। a टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a टू पावर x का इंटीग्रेशन होता है
ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ये जो फॉर्मूलाज अभी हमने पढ़े। अच्छा, एक काम कीजिएगा आप कि इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर क्वेश्चन करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए, या फिर आपको आपके एनसीईआरटी बुक में या किसी भी बुक में जिसमें इंटीग्रेशन हो उसमें आपको ये फार्मूला सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो लास्ट फार्मूला से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन से। जैसे कि मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, 2 टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए ए टू पावर एक्स डी एक्स इसी फॉर्म में तो है 2 टू पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए 2 टू पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ 2 प्लस सी। ठीक है, दैट इज इट। ठीक है, यहाँ पे डन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस एक लाइन का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आते तो ये दिक्कत करता, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता। ठीक है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला पहले से आता था तो वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ की। टॉपिक डाल लीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। चलिए लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, अच्छी बात है, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं ध्यान दीजिएगा ज़रा। अब जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो तो हम स्टार्टिंग से ही ये चीज़ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर से ही हम ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है इंटीग्रेशन is inverse of differential. Integration is inverse of differentiation. ठीक है भाई, अपने फर्स्ट लेक्चर से ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है। यही चीज़ मैं बार बार बोलता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, और यही चीज़ मैं आगे भी बोलूँगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन इज़ इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपना होता है कि देख लीजिएगा टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, आई से डिनोट कर रहे हैं, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विच हैव सेम डेरिवेटिव ठीक है, विच हैव सेम डेरिवेटिव लेड टू सेम फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, क्या कहने का मतलब है इसका भाई, चलिए इसको हम प्रूफ के साथ करेंगे। देखिए, पहले में तो हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी, पहले तो हम भाई ऑब्वियस है कि हम देखते हुए आ रहे हैं और इसको हमने प्रूफ भी किया है। चलिए, प्रूफ भी हमने किया है। ठीक है, लेकिन दूसरे में हमें प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे में हमें प्रूफ की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि ये क्या बोल रहा है हमें तब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक इसका एक प्रॉपर प्रूफ, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है ये कि मान लीजिए कि fx एंड gx जो हमारे दो फंक्शन हैं, लेट कर लेते हैं, लेट fx एंड gx भी टू फंक्शन। ठीक है, अच्छा, कहता है कि आप इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, fx को भी। ठीक है, fx dx हो जाएगा, और इसको भी इंटीग्रेट किया, gx dx हो गया। ठीक है, ये दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब क्या किया कि दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद दोनों को डिफरेंशिएट भी कर दिया, तो भाई डिफरेंशिएट कर देते हैं। लो भाई, डिफरेंशिएट कर डी अपॉन डी एक्स
और इधर भी डी अपॉन डी एक्स। तो कहता है कि टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विथ सेम डेरिवेटिव मतलब इन दोनों का डेरिवेटिव अब देखिए सेम हो गया तो इसको इक्वल कर दे, ठीक है। इसने खुद बोल दिया कि विथ सेम डेरिवेटिव, तो भाई हमने इक्वल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, अब हमें ये दोनों इक्वल हो गए, तो अब एक काम करेंगे, इस टर्म को इधर से उठा के इधर लाएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या बन जाता है ये डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस, अच्छा डी अपॉन डी एक्स हम ब्रैकेट के बाहर रख देते हैं, तो ये दोनों का डिफरेंशियल हो जाएगा, ये। तो एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ माइनस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया ना भाई। इधर से जब उठा के हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ले गए तो इधर तो बचा कुछ नहीं, तो हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा चलो, अब क्या करेंगे ना, डी अपॉन डी एक्स हमें हटाना है। तो सबको पता होगा कि भाई डी अपॉन डी एक्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट कर देंगे भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो ध्यान देना क्या आ रहा है हमारा। तो भाई देखिए हमने क्या पढ़ा था अभी हमने पढ़ा था ये कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 था इतना। चलिए भाई इतना तो था हमारा। तो अब दोनों साइड हमने इंटीग्रेट करने के लिए कहा था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमने बता दिया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर इंटीग्रेट किया तो बचा क्या अंदर एफ एक्स, इधर से तो डी अपॉन डी एक्स हट जाएगा, तो बचेगा एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है ना, क्योंकि इधर 0 है, 0 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सी हो गया, तो इज इक्वल टू सी। चलिए बहुत अच्छी बात है, इज इक्वल टू सी। अब देखिए एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी। अब क्या करेंगे, इसको वापस से उठा के हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा टर्म बन गया, जो डिनोट करता है, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स प्लस C1 वेयर C1 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। इधर भी आ सकता है वो जी एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए C1 तो कांस्टेंट है जो हमें अपनी तरफ से ऐड करना है, ठीक है। तो हम C1 को इधर भी ला सकते हैं, तो C कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखेंगे ध्यान से कि ये और इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस C2, ठीक है, इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स प्लस C2 वेयर C2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब देखेंगे बोथ ऑफ देम आर सिमिलर, देखिए ना, सिमिलर है ना, बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। तो कहेंगे कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स बोथ आर आइडेंटिकल, ठीक है भाई, दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों आइडेंटिकल हैं, दैट इज बोथ रिप्रेजेंट सेम कर्व। हमने बोला था ना डेफिनेशन में, ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन में बोला था कि बोथ आर आइडेंटिकल। वीडियो को बैक करके देखिए, हमने बोला था कि बोथ आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमें निकल के आ गया कि बोथ आर आइडेंटिकल। चलिए अच्छी बात है, बोथ आर आइडेंटिकल है, और बोथ आर इक्विवेलेंट बोला था, तो आइडेंटिकल है भाई, आइडेंटिकल इट मीन्स इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए आगे क्या पढ़ना था हमने, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी है ये, कहती है कि अगर दो फंक्शंस हैं, ठीक है, दो फंक्शंस हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर रहे हो,
अगर इन दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हो तो दोनों का रिजल्ट जो आएगा ना वो सेपरेट इंटीग्रेशन को ऐड करके भी सेम ही आएगा, ठीक है। दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स जो होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको इसे समझ में नहीं आ रहा तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं भाई, मान लीजिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब को, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स को, ठीक है। देखो ना एफ एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या हो गया एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। अच्छी बात है, चलो भाई इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर डी एक्स हमने सबसे पहले बताया था कि एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन होना चाहिए एक्स टू पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस एक्स टू पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस सी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू पावर 4/4 प्लस सी, ठीक है। ये अपना रिजल्ट आ गया इसका, वेरी गुड, अच्छी बात है। जिनसे हो गया था वो बहुत अच्छी बात है, और जिनसे नहीं हुआ था वो उनके लिए और भी अच्छी बात है कि वो नया कुछ सीखने को मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी होप कि सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, अच्छा दिस कांस्टेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर ओनली, ठीक है। तो अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन के टाइम इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि के एफ एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब एफ एक्स जो है वो इंटीग्रेट होगा, के से यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, के केवल क्या है कि बाहर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों सिमिलर ही है, ठीक है। तो अच्छी बात है। अब देखिए थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी आगे बहुत काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो इन दोनों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए इंटीग्रेट कर रहे हैं हम किसको, 2x² को, ठीक है, 2x² dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 क्या हो गया, 2 यहाँ पे k के बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि k कोई रियल नंबर था, 2 भी कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल साइन के। अब यहाँ अंदर बचेगा x² dx, ठीक है, x² dx बच रहा है। तो x² dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 × x³/3 + c, ठीक है। तो ये आएगा अपना रिजल्ट क्या, 2x³/3 + c। वेरी गुड, अच्छी बात है। जिनका हो गया था बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ था उनके लिए और भी अच्छी बात है, कुछ नया सीखने को मिला। चलिए एग्जाम्पल हमने देख लिया, अब क्या करेंगे, आते हैं फिफ्थ पे। अभी मैंने स्टार्टिंग में, आपको याद होगा अभी जो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था कि इन दोनों का बहुत यूज़ है, तो अब यूज़ आया समझ में, देखिएगा इससे यूज़ समझ में आएगा आपको। कहता है कि मान लीजिए कि कई फंक्शन है एफ एक्स, सी एक्स, एच एक्स और कई फंक्शन है, एन नंबर ऑफ फंक्शंस है, ठीक है। तो कहता है कि k1 एफ एक्स प्लस k2 जी एक्स प्लस k3 एच एक्स, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो मान लीजिए ये सारे फंक्शंस हैं, ऐसे एडअप हुए हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होना चाहिए इसका इंटीग्रेशन, तो देखिएगा किस तरह से होना चाहिए, सॉरी क्या होना चाहिए तो हमें पता ही नहीं, फंक्शन क्या है हमें पता नहीं, तो हम क्या होगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन किस तरह से होगा ये बता सकते हैं। तो किस तरह से होगा भाई, क्या कहने का मतलब है मेरा कि देखिए कोई भी फंक्शन है, ठीक है, अपना फंक्शन, अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ k1 बाहर ले लेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ कर रहे हैं हम, 4 और 3 दोनों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, k1 बाहर ले लिया और हो गया अपना एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस k2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब k3 बाहर ले लिया, एच एक्स डी एक्स एंड सो ऑन प्लस c,
ठीक है, समझ में आ रहा है हमने कितनी सफाई से प्रॉपर्टी नंबर सेकंड और प्रॉपर्टी नंबर थर्ड और प्रॉपर्टी नंबर 4 का यहाँ पे यूज़ कर दिया एक स्टेप में। दिख रहा है ना। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोलता था कि अगर कई फंक्शंस हैं तो सब सेपरेट इंटीग्रेट होंगे, यहाँ सब सेपरेट हो रहा है। अगर कोई सेपरेट और अपना प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलता था कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो कांस्टेंट इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा। तो देखिए कांस्टेंट इंटीग्रल साइन के बाहर आ गया। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड और 4 बहुत सफाई से यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे की बातें पढ़ेंगे। आगे हमें पढ़ना है कंपैरिजन बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंपेयर क्या है भाई, कंपेयर क्या है वो हम पढ़ेंगे आगे। तो देखो भाई मैंने बताया कि अब हम आगे पढ़ेंगे कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपैरिजन देखते हैं भाई। कुछ ही कंपैरिजन मैं बताऊंगा जो हमारे यूजफुल है। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, तो ये कंपैरिजन देखते हैं। पहला कंपैरिजन यही है। ठीक है, पहला कंपैरिजन तो यही है कि बोथ ऑपरेट ऑन फंक्शन। तो बोथ ऑपरेट ऑन फंक्शन, दोनों फंक्शन पे ही ऑपरेटर है। डिफरेंशिएट किसको करोगे, फंक्शन को ही करोगे। इंटीग्रेट किसको करोगे, फंक्शन को ही करोगे। ठीक है, तो दोनों किस पे ऑपरेट होते हैं, फंक्शन पे ही ऑपरेट होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि बोथ सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी, अच्छा प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी किसको कहते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी नंबर 5 जो हमने पढ़ा था। वीडियो को बैक करके देख सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने पढ़ा था। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता था, अब वैसे ही पहले डिफरेंशिएशन के देखते हैं। डी अपॉन डी एक्स K1 F1x प्लस K2 F2x प्लस K3 F3x एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, d अपॉन डी एक्स। K1 पहले बाहर निकाल लेंगे, K1 F1x को प्लस K2, होप समझ में आ रहा होगा, K2 d अपॉन डी एक्स F2x को प्लस K3 d अपॉन डी एक्स F3x। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है ना, कि भाई अलग अलग एक फंक्शन अलग अलग डिफरेंशिएट होगा और कांस्टेंट भाई बाहर निकल आएगा। K1 इसमें बाहर निकला है, K2 इसमें बाहर निकला है, K3 इसमें बाहर निकला है एंड सो ऑन, आगे बाहर निकलता गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमने पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा है क्या, इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन के लिए क्या पढ़ा था कि मान लो K1 Fx है प्लस K2 Gx है प्लस K3 Hx है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन dx। ठीक है, अब देखिए भाई इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे देखिएगा, क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ K1 बाहर आ जाएगा Fx dx प्लस K2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ Gx dx प्लस K3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ Hx dx एंड सो ऑन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखिए दोनों प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिनियरिटी को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो बोथ फॉलोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिनियरिटी। बहुत अच्छी बात है, इतना तो भाई समझ में आता है हमें। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है,
ये तो हमने सेकंड लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, ठीक है। सॉरी, इसको हम ए भी कर देते हैं क्योंकि ये बहुत, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट बता कि बोथ ऑपरेट्स ऑन फंक्शन, दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, तीसरा पॉइंट क्या है कि हमने देखा है कि कई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, ठीक है। कई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, तो कई फंक्शन क्या होते हैं, इंटीग्रेट भी नहीं होते हैं, इंटीग्रेटेबल भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो वी हैव सीन दैट सम फंक्शन आर नॉन डिफरेंशिएबल, सम फंक्शन आर नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, सम फंक्शन आर नॉन इंटीग्रेटेबल, ठीक है। कुछ फंक्शन इंटीग्रेट भी नहीं होते हैं, जैसे कुछ फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, वैसे ही कुछ फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कुछ ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सॉरी प्रॉपर्टीज़ नहीं, कंपैरिजन से ही हमारे काम की, बाकी के कंपैरिजन हमें इतना यूज़फुल अभी नहीं है, ठीक है। तो हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे इन फ्यूचर, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हम एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 7.1 का, ठीक है, 7.1 का, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिएगा ध्यान से कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया है। तो देखिएगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री तो हमने बेसिक पढ़ी है, तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स ऊपर है, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, tan स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स dx को लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब क्या होगा, हमने प्रॉपर्टी थर्ड लगानी है यहाँ पे, ठीक है, क्या लगानी है, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, tan x माइनस dx का इंटीग्रेशन होता है x, tan x माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी चैप्टर 7.1 क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन का आंसर है tan x माइनस एक्स प्लस सी। चलिए, तो अब मुझे नहीं लगता कि हमें एक और क्वेश्चन डिस्कस करने की ज़रूरत है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको लगता है, आपको कोई भी डाउट आता है एनसीईआरटी में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की, ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। आगे हम करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, बाकी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। लिखिएगा मेथड्स ऑफ ठीक है। तो पहला मेथड क्या है, पहला मेथड देखिएगा, तो देखो भाई 3 मेथड हमें पढ़ना है। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, पहला मेथड हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, प्लीज़ इग्नोर माय बैकग्राउंड नॉइज़, ठीक है, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है।
अगर होता तो मैं उसको शांत करा देता, लेकिन अभी मेरा कोई कंट्रोल नहीं उस पर, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। थर्ड मेथड कौन सा है? तीसरा मेथड देखिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। इनके बारे में ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।